अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डाटा। डाटा क्या है? डाटा ऐसी मालूमात हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रिसर्चर अपनी रिसर्च के मकासद को पूरा करने के लिए जमा करता है। इन शॉर्ट जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो मालूमात है वो क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, फैक्ट्स हो सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में हो सकती है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। कौन सी होती है? डिस्क्रीट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होती है। हम उसको माप नहीं सकते लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कलेक्शन है ये जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वालिटी को, फैक्ट्स को, स्टैटिस्टिक्स को, और जो अदर बेसिक यूनिट्स हैं उनको हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। डाटा की टाइप्स है हमारे पास, दो तरह का डाटा होता है हमारे पास। एक है प्राइमरी डाटा, दूसरा है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप डायरेक्टली किसी जगह से रिसीव करते हो। अगर किसी जगह पे कोई वाक़या हुआ है और आप वहाँ पे बराह रास्त मौजूद हैं और आपने वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली वो आपका प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा में आपके पास और कोई सोर्स मौजूद नहीं होता, ना ही आप कोई सोर्स इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? ये ऐसा डाटा है जो पहले से किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया गया हो और रिसर्चर इसे अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल कर ले। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि आप बराह रास्त कलेक्ट नहीं करते बल्कि वो पहले से मौजूद होता है। जैसे कि कोई खबर हो गई, कोई बुक्स हो गई, आप बुक से अपना जो डाटा रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। पुरानी खबर होगी, कोई आर्टिकल होगा, वहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, जो सेकेंडरी डाटा होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि सस्ता होता है, चीप होता है। और जो सेकेंडरी डाटा है उसमें हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हम उसे उसी वक्त जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक खामी है ये कि ये रिलायबल नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि ये जो खबर छपी हुई है ये सच है या झूठ है, किसी ने अपने पास से ये खबर छाप दी हो। ठीक है, तो ये रिलायबल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास की डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहला जो इसका की डिफरेंस है, जो प्राइमरी डाटा होता है वो रिसर्चर खुद जो है वो इकट्ठा करता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में जो पहले से मौजूद डाटा होता है वो रिसर्चर इस्तेमाल कर लेता है। सेकेंड है हमारे पास रियल टाइम डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है वो रियल टाइम होता है, यानी कि वो रिसेंटली हैपन हुआ होता है या कोई करंट सिचुएशन गुजरी है, वो होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? ये माजी का डाटा होता है, कलेक्टेड टू एड्रेस आ प्रॉब्लम। प्राइमरी डाटा जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए जमा किया जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी भी मकसद के लिए जमा किया गया होता है। लेबरियस, यानी कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत दरकार होती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में ये मेहनत दरकार नहीं होती, ये बहुत ईजी होता है और बहुत फास्ट होता है। सर्वे और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम प्राइमरी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। जो सेकेंडरी डाटा है वो हम किसी भी बुक से, किसी आर्टिकल से, कोई पब्लिकेशन हुई है वहाँ से हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। प्राइमरी डाटा के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो पहले ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हुई होती है। रिसर्चर ने पहले ही सारा कुछ कलेक्ट किया होता है। स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड्स। ये क्या होता है कि रिसर्चर की ज़रूरत के मुताबिक होता है, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो रिसर्चर की नीड्स के मुताबिक नहीं होता, वो स्पेसिफिक नहीं होता। आगे हमारे पास मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो प्राइमरी डाटा होता है क्योंकि वो हमने खुद इकट्ठा किया होता है, हम मौके पे मौजूद होते हैं, इसलिए ये रिलायबल होता है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये दुरुस्त भी होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो लेस रिलायबल है और लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे और हमें पता नहीं है कि ये जो बात है वो सच है या झूठ है, इसलिए ये लेस रिलायबल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमारे पास, पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे अफराद शामिल होते हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिनमें जो है बहुत सारी जो खसूसियात हैं वो कॉमन होती हैं। ये होता है हमारे पास पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक शहर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो, तो ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगा। हॉस्पिटल में जितने भी हमारे जो पेशेंट हैं वो भी हमारी पॉपुलेशन है एक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन की टाइप्स। पॉपुलेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है टारगेट पॉपुलेशन, या इसको थ्योरेटिकल पॉपुलेशन भी बोलते हैं। टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होती है? रिसर्चर ने जिस पे तहकीक करनी हो वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है।
ठीक है, जैसे कि हमने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, हमने ये देखना है कि पूरे पाकिस्तान में 9th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो हमने 9th क्लास के स्टूडेंट को गिनना है या रिसर्च करनी है, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। जो टारगेट पॉपुलेशन होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं, इसलिए इन लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियत भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असेसिबल पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन। अब मैंने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, चाहे वो लोग हैं या कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने रिसर्च करनी है। तो मैंने जिस चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो मैं पूरे लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं कर सकती या पूरे सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का डाटा इकट्ठा नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी, मैं उन लोगों में से, उस पॉपुलेशन में से जो थोड़े से लोग हैं या सैंपल है थोड़ा सा, वो ले लूँगी और उनके ऊपर रिसर्च करूँगी। ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी असेसिबल पॉपुलेशन। जो सैंपल उठा के मैंने रिसर्च की वो मेरी क्या हो जाएगी, असेसिबल पॉपुलेशन हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक स्कूल है, स्कूल में 400 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्या करना है उसमें से 100 स्टूडेंट्स ले लेने हैं और फिर उनसे पूछना है कि बेटा आपको मैथ का सब्जेक्ट पसंद है या नहीं। तो बजाय 400 बच्चों का डाटा कलेक्ट करने की, मैंने क्या किया, मैंने 100 बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लिया और फिर उसका जो नतीजा आया वो मैंने सारी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी असेसिबल पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। सबसेट क्या होता है, सेट में से हमने कोई चीज़ें निकाल ली तो वो हमारा सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पॉपुलेशन में से मैंने कुछ अफराद को निकाल लिया तो वो मेरा सबसेट हो जाएगा। तो इधर यही बात लिखी हुई है, जो असेसिबल पॉपुलेशन है वो सबसेट होगी मेरी टारगेट पॉपुलेशन का। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल। अब सैंपल क्या है, पॉपुलेशन की आपको समझ आ गई कि पॉपुलेशन क्या है। ये वो ग्रुप होता है जिसमें एक रिसर्चर है उसने तहकीक करनी होती है। अब रिसर्चर जो है वो पूरे ग्रुप के ऊपर तहकीक नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसमें से चंद लोग उठा लेगा। वो जो चंद लोग उठाएगा उसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, यानी कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का वो एक छोटा सा हिस्सा है जिस पे रिसर्चर ने रिसर्च करनी होती है। अब सैंपल के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग या रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसमें हर फर्द को बराबर मौका मिलता है कि वो सैंपल में शामिल हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि पॉपुलेशन के हर फर्द को इक्वल चांस मिलता है, सब ग्रुप है उसमें इक्वल जो है वो पार्टिसिपेट कर सके और सिलेक्ट हो सके। ठीक है, जैसे कि एक मिसाल से इसको समझते हैं कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे कि सबके नाम को एक पर्ची पे लिख लेंगे और फिर क्या होगा कि अगर हमने 10 बच्चों का सैंपल उठाना है तो हम वो पर्ची उठाएंगे, 10 दफ़ा वो पर्चियाँ उठाएंगे और 10 बच्चों के नाम निकलेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हर स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वो सबसेट में शामिल हो सके। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जैसे एक रजिस्टर है वो उठा लिया और उसमें सब बच्चों के नाम लिख लिए। अब सबसे पहले मैं कोई रैंडम जो है वो स्टूडेंट मुंतखब कर लूँगी, चाहे वो नंबर 9 पे है या चाहे नंबर 8 पे है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, पहले मैंने 8वें बच्चे को जो है वो पिक किया था, अब मैं 10-10 का गैप उठा के बच्चों को पिक करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, अब जैसे कि पहले मैंने 8वें को उठाया, फिर मैं 18वें को उठा लूँगी, फिर मैं 28 वाले को उठा लूँगी और फिर मैं 38 वाले को उठा लूँगी। इस तरह से मैं रैंडम जो है वो सबको उठा लूँगी और ये हो जाएगी हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो पॉपुलेशन है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेंगे पहले और फिर हर ग्रुप में से कोई ना कोई बच्चा उठा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसको एक मिसाल से देखते हैं कि आप एक कॉलेज में 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं, तो हम सैंपल में अब कैसे बच्चों को उठाएंगे। तो हम जो लड़कियां हैं वो 40% उठाएंगे और जो लड़के हैं वो 60% उठा लेंगे। दोनों ग्रुप में से एक में से 40% और दूसरे में से 60%। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या होता है कि किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे और उसके बाद रैंडम जो क्लस्टर है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एक शहर है और उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 5 रैंडम स्कूल है उनको मुंतखब कर लेंगे और फिर उन्हीं के बच्चों के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं।
अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी उसमें हम बच्चों को, उसमें जो पॉपुलेशन होती थी उसमें हर फ़र्द को क्या होता था, इक्वल मौका मिलता था कि वो सैंपल में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में जो पॉपुलेशन है उसके हर फ़र्द को ये मौका नहीं मिलता कि वो सैंपल के अंदर मुंतखब हो सकें, उनके पास इक्वल चॉइस मौजूद नहीं होती। 4 टाइप्स की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तकनीक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो होती है कि जो लोग रिसर्चर को आसानी से मिल जाएं वो उन्हीं पर सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक टीचर है, वो उन्हीं बच्चों के ऊपर सर्वे कर लेगा या उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर लेगा जो उसके करीब करीब बैठे होंगे, या वो अपनी क्लास के ऊपर ही रिसर्च कर लेगा, दूसरी क्लास में वो जाएगा ही नहीं। लेकिन उसूलन क्या होना चाहिए था कि वो हर क्लास में से बच्चे पिक करता। ठीक है, तो जो उसकी आसानी होती है वो उसी पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सैंपल इकट्ठा करता है। जैसे कि उसने जो है मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर उसने रिसर्च कर ली है, तो वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करेगा साइंस वाले को, दूसरे बच्चों को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये पर्पस के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्नोबॉल सैंपल। जैसे कि स्नोबॉल नाम से ज़ाहिर है कि अगर हम क्या करें, एक ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो हम उसकी बर्फ़ की जो है बॉल बनाएं, तो बॉल को फेंकेंगे तो वो क्या होगी, वो रैंडमली मूव नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करती जाएगी अपने साथ और बर्फ़ को है वो शामिल करती जाएगी। सबसे पहले जो एक बच्चा है वो रैंडमली पिक कर लेंगे, तो वो जो बच्चा है नेक्स्ट किसी बच्चे को रेफ़र कर देगा, और फिर इसी तरह जो दूसरा बच्चा है वो नेक्स्ट किसी को रेफ़र कर देगा, और इसी तरह जो है वो हम अपना सैंपल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। जिससे कि मैंने एक स्कूल में ढूंढना हो कि कौन से बच्चे हैं जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपनी क्लास में से वो बच्चा पिक कर लूँगी, और उसके बाद मैं उस बच्चे से पूछूंगी कि बताओ और कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें मैथ पसंद है, तो वो किसी दूसरे बच्चे को रेफ़र कर देगा। फिर मैं जो दूसरा बच्चा है उससे पूछूंगी तो वो किसी तीसरे को रेफ़र कर देगा, तीसरे से पूछूंगी वो चौथे को रेफ़र कर देगा, और इसी तरह जो है वो मेरा सैंपल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, जो कि हम इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि एक कॉलेज में या एक क्लास में 60% जो है वो फीमेल हैं और 40% जो हैं वो मेल हैं, तो रिसर्चर क्या करेगा, वो एक कोटा सेट कर लेगा जिसमें 60% फीमेल होंगे और 40% मेल होंगे अपने सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोटा सैम्पलिंग। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने डाटा, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग पढ़ा। होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।